मैं डॉक्टर मंजू कंचल, एसोसिएट प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर सेकंड के टॉपिक थर्ड अमीर वर्ग और उलेमा के संबंध में आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए अफ़गान शासनकाल और अमीर वर्ग की चर्चा पृष्ठभूमि के रूप में आपसे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल के बारे में अध्ययन किया था। आज अफ़गान शासन काल के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें हम प्रमुख रूप से लोधी वंश को लेते हैं। और लोधी वंश के अंतर्गत 3 शासक आपके आते हैं। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है आपके इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के बारे में जब आपने पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया था, जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था, तो आपने पाया था कि जो ये लोधी वंश है, राजनीतिक अस्थिरता का काल उस समय पाया जाता था और दरबार में गुटबंदी, अमीरों की प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हो गई थी। और उसी संदर्भ में यदि इस लोधी वंश के इतिहास को हम देखें तो बहलोल लोधी के शासनकाल में अफ़गान अमीर वर्ग का उदय राजनीति में एक नए दौर का प्रारंभ कहा जा सकता है। और इस काल के अंतर्गत अमीरों के स्वरूप, संरचना और संगठन में नवीन परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसमें अफ़गान अमीरों में परंपरा, जनजातीय पद्धति के प्रति लगाव उत्पन्न होता है और जो कि निरंकुश शासन के विपरीत कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो अफ़गान थे, सदियों से भारत में रह रहे थे और इन्होंने निरंकुश शासन के प्रति अपने आप को आत्मसात कर लिया था। अब इसी का उदाहरण यदि हम बहलोल लोधी के शासनकाल की दृष्टि से देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो बहलोल लोधी था वह नव अफ़गान सरदारों पर निर्भर पाया जाता था और इसी कारण उन पर इतना अधिक डिपेंड था वो कि वह उसे अफ़गान परंपराओं को सम्मान देना पड़ा। उसके दरबार में विभिन्न अफ़गान जाति के सरदार उपलब्ध थे और उनमें सबसे प्रमुख रूप से हम ले सकते हैं लोधी, फूरमुली, नूहानी, शेरवानी। और ये ऐसे अमीर थे जिसमें नियाजी, सूर आदि को भी हम ले सकते हैं और उसमें शेरवानी तक के ऐसे अमीर पाए जाते थे जिनको दरबार में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी और उनको जो लाभप्रद इक्ता थे या भूमि थी वो इनको प्रदान की गई थी। इसी प्रकार से अन्य जो पूर्व के अमीर थे उनको देखें, जिसमें कि नियाजी और सूर कबीलों के अफ़गान पाए जाते थे। उनको इन महत्वपूर्ण पदों से अलग रखा गया था, यानी दरबार में 2 गुट उस समय विद्यमान थे जिनको कम लाभ के इक्ता प्रदान किए गए थे और जिनका सम्मान दरबार में कम था, और कुछ अफ़गान कबीले ऐसे थे जिनको ज़्यादा दरबार में महत्व दिया जाता था। और इसी कारण यह स्वाभाविक था कि इनमें प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे प्रारंभ होने लगी। इसका ये जो सरदार थे जिनको कि दरबार में कम और अधिक महत्व दिया गया था, तो उससे एक और चीज़ जो उभर कर सामने आई दरबार में वो ये थी कि मुसलमानों, जो भारतीय मुसलमान थे और हिंदू शासक थे, उनको कितना महत्व प्रदान किया जाता था। ऐसा तो नहीं था कि ये दरबार में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते थे। और इतिहासकारों का यदि हम इस संबंध में विवरण देखें तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि जो स्वामी भक्त भारतीय मुसलमान थे और जो स्वामी भक्त भारतीय हिंदू शासक थे, उनको उनकी इक्ताओं से, उनकी भूमि से हटाया नहीं गया था, जो कि गैर अफ़गानी थे। और उसमें ऐसे उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं
कि जब गैर अफगानियों को दरबार में कुछ स्थान प्राप्त थे। उनमें कौन कौन ऐसे गैर अफगानी सरदार थे, उनका विवरण यदि हम देखें तो उनमें पाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम लें, गैर अफगानी अमीरों में अहमद खां मेवाती, अली खां तुर्क, अहमद खां शामी, मीर मुबारिज खां आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं। अगर हम भारतीयों की बात करें, हिंदू शासकों की बात करें, तो उन हिंदू शासकों के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं राय प्रताप, रायकरण, राय नरसिंह देव आदि ऐसे हिंदू शासक थे जो कि बहलोल लोदी के विश्वास पात्र कहे जा सकते हैं और जिन्हें की हिंदू शासन प्राप्त था। तो इस प्रकार से बहलोल लोदी का पहले हमने अध्ययन किया और उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने ये देखा कि बहलोल लोदी के समय में अमीरों की 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं और उसमें 3 श्रेणियों में प्रमुख श्रेणी जो थी वो ऐसे सरदार अफगानी सरदारों की थी जो कि महत्वपूर्ण पद पर दरबार में पाए जाते थे। दूसरी श्रेणी हम उनकी ले सकते हैं अफगानी सरदारों की जिनका महत्व दरबार में कम पाया जाता था। तीसरी श्रेणी हम उनकी ले सकते हैं जो कि भारतीय मुसलमान थे और उसमें हिंदू शासकों को भी लिया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया। तो ये था आपके बहलोल लोदी। दूसरा हम लेते हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब ये परिवर्तन क्या थे, उसमें एक परिवर्तन ये था कि अमीर वर्ग का जो गठन था वह जनजातीय आधार पर किया गया, और न केवल जनजातीय आधार पर किया गया बल्कि विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित ये गठन किया गया। तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी ये भली भांति जानता था कि दरबार में अफगान बहुलता पाई जाती है और अगर भारत में रहना है तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना होगा, और इसी कारण उसने गैर अफगान अमीरों को भी महत्वपूर्ण इक्ता प्रदान किए। तो ये परिवर्तन हमें सिकंदर लोदी के शासनकाल में मिलते हैं। फिर तीसरा जो लोदी वंश का प्रमुख शासक रहा, अंतिम शासक जिसको हम कह सकते हैं, वह था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हमें फिर से परिवर्तन देखने को मिलता है। और क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और वह परिवर्तन था अफगान अमीरों का बाहुल्य दरबार में बना रहा। वापस अफगान अमीरों को ज़्यादा महत्व दिया गया और इनके जो ये अफगान कबीले थे उनकी जो संख्या थी वह घटती बढ़ती दरबार में रही। उदाहरण के रूप में हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में लोदी, नुहानी, शेरवानी और फूरमुली अफगान सरदार प्रभावपूर्ण स्थिति में थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के शासनकाल में इन्होंने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी कारण इब्राहिम लोदी ने परिवर्तन किया और स्वामी भक्त अफगान अमीरों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और उन्हें महत्वपूर्ण भूमि या इक्ता उन्होंने प्रदान की, जिससे जो पुराने अमीर वर्ग था उसका प्रभाव दरबार में कम हो सके। और अंत में इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बाबर का आक्रमण हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, और जिसका अध्ययन आप पूर्व में जब आपके मध्यकाल आपने पढ़ा था कर चुके हैं। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो ये पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, और उसके कारण मध्यकाल में दूसरे युग का पदार्पण हमें देखने को मिलता है और सल्तनत काल का जो पीरियड था वो समाप्त होता है और अब दूसरा पीरियड प्रारंभ होता है जिसे कि हम मुगल काल कहते हैं। तो आज हम
प्रमुख रूप से इसका अध्ययन करेंगे कि मुगल कालीन अमीर वर्ग की स्थिति क्या पाई जाती थी और मुगल काल और सल्तनत काल की अमीर वर्ग की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से हमें समझने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल कालीन अमीर वर्ग की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है जो कि सल्तनत काल से भिन्न पाई जाती है। और उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह है कि मुगल काल तक आते आते इसके संगठन में, अमीर वर्ग के संगठन में, संरचना में और उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। और उसमें स्वरूप में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। और दूसरा जो है, इसके संगठन में स्थायित्व हमें देखने को मिलता है। पहले जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता था वो नहीं, बल्कि इसमें स्थायित्व आता है जो कि सल्तनत कालीन अमीर वर्ग से बिल्कुल भिन्न था। तीसरा जो इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो है कि अमीर वर्ग एक संस्था के रूप में दिखाई देता है और प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है और इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें देखने को मिलती है। चौथा परिवर्तन हमें ये देखने को मिलता है कि मुगल जो अमीर वर्ग था वो बादशाह द्वारा निर्मित था और बादशाह द्वारा निर्मित होने के कारण कि बादशाह द्वारा निर्मित से हमारा क्या मतलब है? बादशाह द्वारा निर्मित से हमारा ये मतलब है कि दरबार में किसको अधिक महत्व दिया जाएगा, किसको महत्वपूर्ण एकता प्रदान की जाएगी, किसको कम प्रभाव जिस दरबार में रहेगा, ये सारी स्थिति स्पष्ट करने का कार्य, निर्माण करने का कार्य मुगल बादशाह का था। और इसी कारण मुगल बादशाह के से निर्मित होने के कारण अमीरों के पदों में वृद्धि, कमी, पद मुक्ति, ये सब बादशाह में निहित पाया जाता था। तो ये परिवर्तन हमें सल्तनत काल से भिन्न देखने को मिलता है। अंतिम जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि कुछ इतिहासकारों की ये मान्यता है कि अमीर वर्ग की जो सदस्यता थी वो कुछ वर्गों तक ही सीमित पाई जाती थी, सभी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन ये इतिहासकारों में विवाद का विषय है कि कितने वर्गों तक ये सीमित थी, कुछ वर्ग तक ही सीमित थी या अधिक वर्ग इसमें पाए जाते थे, और उस विवाद को हम परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। तो ये पृष्ठभूमि के रूप में यदि हम देखें तो मुगल कालीन अमीर वर्ग की स्थिति में सल्तनत काल से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम लेंगे कि ये जो परिवर्तन शुरू हुआ मुगल अमीर वर्ग में वो कब से शुरू हुआ। तो उसमें हमें जब ये मुगल भारत में आए और उसके चंगेज खां के, चूँकि बाबर वंशज माना जाता था, तैमूर खां और चंगेज खां के वंशज ये पाए जाते थे, तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो चंगेज खां के द्वारा निर्मित संगठन में हम पता लगा सकते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो चंगेज खां के समय का अमीर वर्ग का संगठन था उसे असीमित शासक को इसके संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त थे। और अमीर वर्ग जो ये चयनित किया गया, इसमें अधिकांश जो अमीर वर्ग के सदस्य थे वो मंगोल जाति से संबंधित थे। और फिर उसके बाद तैमूर वंश के अमीर आए और उनमें धीरे धीरे गैर मंगोलों को भी शामिल किया जाने लगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही भारत में बाबर का पदार्पण हुआ या मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसका प्रथम शासक बाबर है, और बाबर के शासनकाल में काबुल से जब वो आया और काबुल में उसने जो सत्ता स्थापित की, तो उसमें प्रमुख रूप से हम अमीरों की स्वरूप और उस संगठन में परिवर्तन
देखते हैं। और उसमें मुगल शासक और अमीर वर्गों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले शासक को हम लेंगे, उसमें पहला शासक आपका आता है बाबर। और बाबर में हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है जो अमीर वर्ग से संबंधित थी? वह विशेषता ये थी कि उसके शासनकाल में बहुजातीय अमीर वर्ग हमें दरबार में देखने को मिला। और अब ये जो काबुल पर सत्ता स्थापित करने और उसके बाद जो अमीर वर्ग की स्थिति बाबर के शासनकाल में देखने को मिलती है वो है कि उसके दरबार में तुरानी, मिर्जा, मंगोल, उज्बेक आदि अमीर वर्गों का समावेश देखने को मिलता है। और जब उसने हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद चगताई अमीर संगठन भी बाबर के संगठन के स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो चगताई अमीर थे वो बाबर में उसके साथ ही आए थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुजातीय आधार पर अमीर वर्ग दरबार में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद ये दूसरा जो शासक मुगल शासक की श्रेणी में आता है वो है आपके हुमायूं। और हुमायूं के शासनकाल में आप देखिए उसने अपने दरबार में 3 भागों में अमीर वर्ग को विभक्त किया। और 3 विभागों में हर विभाग में यानी पहले, दूसरे और तीसरे हर विभाग में 12 उपविभाग उसने बनाए। और इस प्रकार से उनके लिए अलग अलग नियमावली भी उसने बनाई और उस नियमों का पालन प्रत्येक वर्ग को करना पड़ता था। यानी हुमायूं के शासक बनने के बाद मुगल काल में अमीर वर्ग की स्थिति में फिर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। और 3 भागों में 12-12 उपभाग में विभाजित करके उनके नियम पद के अनुसार बना दिए गए। और हम देखते हैं कि जो तुरानी अमीर जो पाए जाते थे और ये तुरानी नस्ल के अमीर थे जो कि फारसी से हम इसकी समानता कर सकते हैं। फारसी और तुरानी नस्ल के जो लोग थे उनको दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। आप ये भी जानते हैं कि हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की थी। और जब ये काबुल और कंधार में विजय प्राप्त करने के लिए गया था तो उसके जो दरबार में या जो सेनापतियों में जिनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था वो था ईरानी अमीर। और इसी कारण हुमायूं के शासनकाल में ईरानी अमीरों का महत्व बढ़ गया था, उनकी संख्या बढ़ गई थी काबुल और कंधार विजय के बाद में। तो इस अमीर वर्गों में हुमायूं के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो था ईरानी अमीर वर्ग का। और ये फारस से उसके साथ में आए थे और उच्च पदों पर दरबार में उन्हीं को स्थान प्राप्त पाया जाता था और इनको संरक्षण भी उसने प्रदान किया। और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि प्रारंभिक अकबर के शासनकाल में यानी हुमायूं के बाद मुगल काल में तीसरा शासक आता है अकबर। और अकबर के प्रारंभिक काल की स्थिति को यदि हम देखें तो इन अमीरों को, ईरानी अमीरों को, फारसी अमीरों को अकबर ने भी अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। और उसका परिणाम ये क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि फारस की संस्कृति और परंपराएं भारत में आई और उनको भारत में प्रोत्साहन दिया गया। और जब ये अमीर ईरान से भारत में आए तो कहा जाता है कि उसका जो कारण था कि अब ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो ईरानी अमीर थे वो ईरान छोड़कर, काबुल कंधार छोड़कर, ईरान छोड़कर, फारस छोड़कर भारत में क्यों आए? तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा वह यह है कि 16वीं शताब्दी में फारस में धार्मिक स्थिति खराब हो चुकी थी और उस खराब धार्मिक स्थिति के कारण उन्होंने ईरान से पलायन किया। और जब ये भारत के दरबार में उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ तो इन्होंने भारत आना प्रारंभ कर दिया। और
जब ये अकबर के शासनकाल में, तीसरा जो शासक है आपके अकबर, तो अकबर के शासनकाल में फारस से भारत बहुसंख्यक रूप में, यानी बहुत अधिक संख्या में फारसी और ईरानी अमीर वर्ग आया और इनको भारत में बहुत अधिक संख्या में उच्च पद प्रदान किए गए और उनको प्रशासन में पहले के पदों पर जो पूर्व में भी थे उनको बने रहने दिया गया। आपके इस काल के, अकबर के काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हमें उपलब्ध होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण इतिहासकार जो उसके दरबार में रहता था अकबर के, उसका नाम था अबुल फजल। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुछ महत्वपूर्ण सूची अमीरों के संबंध में प्रदान की है और उस सूची में इन अमीरों के नाम बताए हैं और उनके पद बताए हैं और उनको जो महत्वपूर्ण पद दिए गए, वकील, वजीर, बख्शी, सदर आदि महत्वपूर्ण पद उनको दिए गए और उसकी जो तालिका है वह भी मैंने आपको इस पीपीटी में बताने का प्रयास किया है। और अगर उस तालिका को आप देखते हैं तो उस तालिका से इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि दरबार में कौन से अमीरों को कितने पद प्राप्त थे। और अब मैं ये तालिका आपको बताती हूँ पढ़कर, और उसमें सबसे पहला जो पद है वकील का पद, और उसमें वकील के पद पर अकबर के शासनकाल में जो कुल नियुक्तियां की गई थी वो थी 7। अब 7 में से किन किन को महत्व दिया गया था, तो उसमें आप देखेंगे, केवल आप इस तालिका को देखें और समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि केवल 2 जनजाति के अमीरों को ही ये पद प्राप्त हुए थे। कौन कौन से थे वो? पहला है तुरानी और दूसरा है ईरानी। और तुरानी को 5 पद मिले और ईरानी को कितने पद मिले? 2 पद मिले। और तालिका में आगे देखिए, भारतीय इसमें नील थे, यानी दरबार में भारतीयों का कोई स्थान नहीं था। तो वकील का जो महत्वपूर्ण पद था उसमें 7 कुल पद थे, 5 तुरानियों को दिए गए और 2 ईरानियों को दिए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद पाया जाता था दरबार में वो था वजीर। वजीर के तालिका के अनुसार यदि हम देखें तो 10 टोटल नियुक्तियां की गई। अब 10 में से 2 पद दिए तुरानियों को और 7 पद दिए ईरानियों को। तो अब इस तालिका के इन पदों से क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दरबार में तुरानियों का महत्व थोड़ा कम हुआ और ईरानियों का महत्व बढ़ गया, क्योंकि उनको 7 पद दिए गए। और भारतीयों ने भी इस दरबार में प्रवेश किया और उनको भारतीय में 1 पद अमीर वर्ग का इनको वजीर के रूप में भारतीय को प्रदान किया गया। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। फिर देखिए, तीसरा पद है आपके बख्शी का पद और उसमें कुल पद हैं आपके 15 पद और 15 में से तुरानी को दिए गए 3 और ईरानी को दिए गए 8 और भारतीयों को दिए गए 2। और अनुलेखित का मतलब है जिनका उल्लेख नहीं है, दूसरे जो दरबारी अमीर थे उनको 2 पद प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईरानों का वर्चस्व पूर्व की तरह ही बना रहा और भारतीयों का महत्व थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है बड़ा, और दूसरे अन्य को भी 2 पद प्रदान किए गए। तो ये फिर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। चौथा जो महत्वपूर्ण पद माना जाता था दरबार में वो है सद्र, और सद्र में कुल जो नियुक्तियां की गई वो 7 की गई और 7 में से अब देखिए दरबार में तुरानी बिल्कुल नहीं रहे, एक भी तुरानी को ये पद प्रदान नहीं किया गया। फिर ईरानी को दिए गए, इनका महत्व भी कम होता दिखाई दे रहा है और इनको 2 पद दिए गए। भारतीयों का महत्व दरबार में बढ़ा और उनको 5 पद दिए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पदों को लेकर उक्त तालिका से ये स्पष्ट हो गया कि अकबर के प्रशासन में लंबे समय तक ईरानियों का बोलबाला रहा, उनका वर्चस्व बना रहा।
ईरानियों के बाद दूसरा नंबर आया तुरानियों का। और इसके बाद हम ये देखते हैं, और उसका सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि ईरानियों का वर्चस्व क्यों बना रहा, क्या कारण था। तो उसका जो इतिहासकार कारण बताते हैं, उसका प्रमुख कारण ये था कि जब हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। क्यों भागना पड़ा था ये भी आपको ध्यान होगा कि शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत में कुछ समय के लिए स्थापित हुआ और हिंदुस्तान से उसको जाना पड़ा, और तब वह काबुल, कंधार और ईरान की तरफ चला गया था हुमायूं भारत से भागकर। और जब वो ईरान पहुंचा था तो ईरानियों ने उसको सहायता प्रदान की और उन्होंने हिंदुस्तान जीतने में सहयोग दिया, और इसी कारण वापस हुमायूं भारत लौट पाए। तो जो ईरानियों ने उनको सहायता की भारत वापस लौटने में, तो इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि ईरानियों को भारत में उच्च पद आने के बाद हुमायूं ने प्रदान किए। और जब परिस्थितियां चूंकि ऐसी बैठी कि ईरानियों को ज़्यादा पद दरबार में प्रदान किए गए और अमीरों का भारत में संरक्षण उनको प्रदान किया गया। और इसी अमीर वर्ग को बाद में अकबर ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, निसंकोच उसने स्थान इनको प्रदान किया। तो इनके ईरानियों की अधिक संख्या होने का कारण हुमायूं और हुमायूं की परिस्थितियां रही, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे अकबर के शासनकाल में इनका भी महत्व कम होता है और भारतीयों की संख्या दरबार में बढ़ने लगती है, और जो राजपूत, हिंदू, भारतीय, मुसलमान, उनका प्रतिशत दरबार में बढ़ने लगता है। तो इसके संदर्भ में एक और तालिका दी गई है जिसमें इक़्तादार आलम खान ने ये एक तालिका दी है, और उस तालिका को मैं इस वीडियो में नहीं बना पाई, लेकिन आपके जो PDF में दिया जाएगा मटेरियल, उसमें ये तालिका बनी मिलेगी आपको। और उसमें को अगर मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होता है कि अब ईरानियों और तुरानियों के स्थान पर दूसरे वर्ग, अमीर वर्ग को महत्व प्राप्त होता है दरबार में, अकबर के दरबार में। और ये परिवर्तन जो शुरू होता है वह 1565 ईस्वी से शुरू होता है। अब ये परिवर्तन क्या होता है, तालिका को यदि हम देखें, तालिका नंबर 2 को यदि हम देखें तो उसमें क्या पाते हैं कि ईयर वाइज, यानी लगभग 10 साल, 15 साल, 5 साल के गैप में अगर इस तथ्यों को, तालिका को हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि अमीरों की कुल संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और भारतीय मुसलमानों का प्रतिशत भी बढ़ता है, राजपूत एवं हिंदू शासकों का और अमीरों का प्रतिशत भी बढ़ता है। उदाहरण के रूप में इस तालिका के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो 1555 ईस्वी में कुल अमीरों की जो संख्या थी वो थी 51, और उसमें 51 में 27 जो थे वो थे 27 अमीर जो थे वो तुरानी वर्ग के थे, 16 जो अमीर वर्ग थे ईरानी वर्ग थे, और जिनका कोई वर्णन नहीं मिलता है वो केवल 8 थे। और उसमें भारतीय मुसलमानों को और राजपूतों को और हिंदुओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। अब इससे हमें क्या अंदाजा लगाते हैं कि 65 से पहले की स्थिति अलग थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों को और राजपूतों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। और 1565 से लेकर 1575 की स्थिति यदि हम देखें तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इस तालिका के आधार पर यदि हम इसका अध्ययन करें तो कुल अमीरों की जो संख्या थी दरबार में वो थी 96, 96 का मतलब है 96, और 96 में से तुरानी जो अमीर थे वो थे 38, ईरानी जो अमीर थे वो थे 37, भारतीय जो मुसलमान थे वो थे 9, और राजपूत और हिंदू जो थे वो थे 8, और अवर्णित की संख्या यदि हम लें तो वो थी 4। अब इस परिवर्तन से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है
इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि तुरानी और ईरानियों का दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता था, उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन भारतीय मुसलमानों का रेशो भी बढ़ने लगा और राजपूतों का भी दरबार में प्रवेश होने लगा। तो यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि 1565 ईस्वी से इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल में। फिर 1580 का कार्यकाल लें तो 1580 में आप देखिए कुल अमीरों की संख्या है 272, जिसमें से 66 तुरानी है, 47 ईरानी है और भारतीय मुसलमान 44 और राजपूत व हिंदू जो थे वो 43 और अवर्णित 72। तो हम ये क्या देखते हैं कि धीरे धीरे अन्य वर्ग का, तुरानी और ईरानी अमीर वर्गों के अलावा अन्य वर्गों का महत्व दरबार में बढ़ने लगा और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1595 तक आते आते इनकी संख्या में और भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इन आंकड़ों से? इन आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो ये परिवर्तन तालिका नंबर 2 में हमें देखने को मिलता है 1565 से बाद के सालों में, उसका प्रमुख जो कारण है वह यह है कि ये परिस्थितियों पर और उस काल की परिस्थितियों के कारण जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे थे उनके कारण ये परिवर्तन दरबार में देखने को मिलते हैं। और 1500 दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण आपको परिणाम देखने को मिलता है वह है कि तालिका नंबर 2 से यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय मुसलमानों का मुगल दरबार में 1565 ईस्वी के बाद प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, या हम ये कहें कि अकबर के दरबार में राज्य प्रशासन की जो बागडोर थी वह शाही सेना में राजपूतों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। और यही परिवर्तन हम देखते हैं कि अकबर को बाबर और हुमायूं से अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? आपने मध्यकाल जब पढ़ा था तो ये देखा था कि अकबर के शासनकाल में राजपूत नीति और उसकी धार्मिक नीति जो प्रारंभ हुई उसको हम अकबर को अलग करने में सहायक मानते हैं और उसमें उसके कारण राजपूतों और अकबर के बीच में उदारता और वैवाहिक संबंधों का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है और अकबर ने भिन्न भिन्न तरीकों से राजपूतों को और भारतीय मुसलमानों को अपने दरबार में स्थान देना शुरू किया। और उसमें पहला जो तरीका उसने अपनाया था वो था अकबर के वैवाहिक संबंध, और उन संबंधों में आपने देखा होगा कि आमेर के शासकों के साथ, हिंदू शासकों के साथ पहला वैवाहिक संबंध उसका अकबर का प्रारंभ हुआ, जिसमें जोधा भाई का हम प्रमुख रूप से वर्णन करते हैं। और ये वैवाहिक संबंध जो स्थापित हुआ उसके कारण उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में और भारत में स्थायी शासन स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरा, उसने भारतीय जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ भी अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं। इसके बाद दूसरा जो तरीका उसने अपनाया भारतीयों को अपने करीब लाने का, उसमें 1500, आपको पता होगा कि 1562 ईस्वी में भारतीय जो जनता थी उस पर उसने यात्रा कर जो लगाया गया था पूर्व में उसको समाप्त किया और 1564 ईस्वी में जो भारतीयों पर जजिया कर लगाया गया था हिंदू जनता पर, उसको समाप्त करने का कार्य किया। तो दो महत्वपूर्ण करों को उसने अकबर ने समाप्त कर दिया था, जो था यात्रा कर और जजिया कर, और इसके कारण जो भारतीय हिंदू थे वो उसके करीब आए। और इस प्रकार से विभिन्न जो इतिहासकार हैं, जिसमें इक़्तादार आलम को हम प्रमुख रूप से लेते हैं, उनका ये कहना है कि ये कार्य करने के बाद उसकी धार्मिक उदारता
उसकी राज्य नीति का महत्वपूर्ण परिणाम कहा जा सकता है। तो इससे अकबर को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। अब निष्कर्ष रूप में आपने प्रमुख रूप से प्रारंभिक जो आपका पड़ाव था उसमें 3 शासकों, मुगल शासकों के बारे में अध्ययन किया। पहला है आपका बाबर, फिर है आपका हुमायूं और तीसरा है आपका अकबर। और इस तीनों के शासनकाल को निष्कर्ष रूप में यदि हम देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों के बाद एक सुसंगठित और बहुजातीय समूह दरबार में उभर कर आया और इस अमीर वर्ग में तुरानी, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान, राजपूत आदि को शामिल किया जा सकता है। ये प्रमुख योगदान इन तीनों मुगल शासकों के शासनकाल में अमीर वर्ग का रहा। फिर 7वीं शताब्दी तक आते आते दक्षिणी भारत में मुगल सत्ता का प्रसार प्रारंभ हुआ। उसमें फिर नए अमीर शामिल हुए दरबार में और उसमें से प्रमुख रूप से जब बीजापुर पर आक्रमण किया गया, हैदराबाद पर आक्रमण किया गया और राजपूतों में मराठों पर आक्रमण किया गया तो बीजापुरी, हैदराबादी मुसलमान और मराठा भी अमीर वर्ग में शामिल हो गए। तो हम ये देखते हैं कि ये बहुजातीय आधार हमें अमीरों का, उत्तर और दक्षिणी भारत के अमीरों का देखने को मिलते हैं। और ये जो अमीर वर्ग का समावेश किया गया दरबार में विभिन्न जातियों का, तो ये उस समय की ऐतिहासिक डिमांड थी। हम क्या कह सकते हैं कि परिस्थितियां थी ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक डिमांड इसको कहा जा सकता है। और ये विभिन्न सेनापति, विभिन्न जाति के सेनापति सेना में नियुक्त किए जाने लगे और इससे ये स्पष्ट होता है कि अकबर तक अमीर वर्ग के संगठन में एकता में भिन्नता दिखाई हमें देती है। और इन्हीं सभी आधारों पर अमीर वर्गों के जो ये विभिन्न जातीय अमीर हमें देखने को मिलते हैं, कालांतर में इसका एक दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और वह दुष्परिणाम क्या निकलता है कि अमीर वर्ग के जो ये जातीय गुट थे वो एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए, श्रेष्ठ अपने आप को बताने के लिए उनमें आपस में स्थापित प्रतिद्वंदिता और दुर्भावनाएं और वैमनस्यता हमें दिखाई देती है और इनके आपस में गुटबाजी और झगड़े हमें दिखाई देते हैं। तो ये था आपका मुगल कालीन अमीर वर्ग की प्रारंभिक स्थिति, जिसमें हमने केवल 3 शासकों का अध्ययन किया और उसमें से भी अकबर का पूरा अध्ययन हम नहीं कर पाए इस वीडियो में। अब हम अकबर के काल में अमीर वर्ग कौन कौन सी जाति के थे और उनका क्या सहयोग रहा, ये दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओके।